हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैं आज जो लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं कराने वाली हूँ सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यूज। लास्ट 10 ईयर्स में हम चैप्टर वाइज आपको जो भी सीबीएसई से क्वेश्चन पूछे गए हैं चैप्टर वाइज मैं आपको करवा रही हूँ। तो आज जो मैं लाई हूँ वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की बुक है हमारी अंतरा भाग 2, उसके गद्य खंड अध्याय का पाठ संख्या है 3 कच्चा चिट्ठा। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है लास्ट 10 ईयर्स यानी कि 2022 से लेकर 13 तक लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से सीबीएसई द्वारा कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे कैसे पूछे गए हैं, आज हम उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक प्रश्नोत्तर जो इस पाठ के लेखक ब्रजमोहन व्यास जी की जीवनी, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, काव्यगत विशेषताओं के ऊपर आधारित है। तो प्रश्न है, ब्रजमोहन व्यास के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए भाषा शैली की 2 प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, ये पूछा गया है सन 2016 में। तो इनका जीवन परिचय हम सबसे पहले लिखेंगे। इनका जन्म हुआ 1886 में और उनकी मृत्यु हुई 1963 में। ठीक है, तो ये इनका जीवन चक्र जो इसके बीच में रहा वो अब हम पढ़ेंगे। ब्रजमोहन व्यास का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध संस्कृतविद पंडित गंगानाथ झा तथा द्विवेदी युग के रचनाकार पंडित बालकृष्ण भट्ट से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की थी। व्यास जी ने वर्ष 1921 से 1943 तक इलाहाबाद नगरपालिका के कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य किया। 22 वर्षों तक इस पद पर कार्य करने के बाद वर्ष 1944 में लीडर समाचार पत्र समूह के जनरल मैनेजर नियुक्त किए गए। वर्ष 1951 में तक इस पद पर कार्य करने के बाद वे स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में संलग्न हो गए। तो इतना कार्य करा और उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का तात्पर्य है कि लेखन कार्य में ब्रजमोहन व्यास ने इलाहाबाद नगर पालिका के अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए विशाल तथा प्रसिद्ध संग्रहालय की स्थापना की। वे पुरातत्व तथा प्राचीन वस्तुओं के प्रति भावुक दृष्टि रखते थे तथा उनके संग्रह की प्रवृत्ति उनमें विद्यमान थी। यही प्रवृत्ति संग्रहालय के विकास का कारक बनी। ब्रजमोहन व्यास का निधन 23 मार्च 1963 को हुआ। अपने जीवन में उन्होंने साहित्यिक तथा सांस्कृतिक चेतना के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। तो ये रहा उनका जीवन परिचय। अब हम आ जाते हैं उनकी कुछ रचनाएं यानी कि रचनात्मक गतिविधियों में। ब्रजमोहन व्यास ने अधिक रचनाएं नहीं की। उनकी प्रमुख कृतियों में जानकी हरण, पंडित बालकृष्ण भट्ट, महामना मदन मोहन मालवीय तथा मेरा कच्चा चिट्ठा है। जानकी हरण एक अनुदित कृति है। यह कुमार दास की संस्कृत रचना का हिंदी अनुवाद है। व्यास जी ने जीवनी तथा आत्मकथा के क्षेत्र में कार्य किया। पंडित बालकृष्ण भट्ट तथा मदन मोहन मालवीय की जीवनी व्यास जी ने लिखी। मेरा कच्चा चिट्ठा उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा है। यानी कि जो हम अभी पाठ हमने ये जो कर रहे हैं ये उनकी ही ये आत्मकथा पर आधारित है। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि पाठ तो पढ़ ही चुके हैं। अब हम आते हैं इनकी भाषा शैली की विशेषताओं पे। जो इन्होंने जितना भी कार्य किया वो उनकी भाषा शैली है। तो अब किस तरीके से वो लिखते हैं देखिए। ब्रजमोहन व्यास की भाषा सहज, सरल तथा स्वाभाविक खड़ी बोली है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली की बहुलता के बाद भी भाषा बोझिल नहीं है। तत्सम तद्भव देशज शब्दों के साथ मुहावरों से युक्त भाषा में पात्र तथा कथ्य के अनुरूप शब्दों का चयन व्यास जी की विशिष्टता है। अंग्रेजी के शब्दों तथा वाक्यांशों का प्रयोग कर व्यास जी की भाषा की विषयानुकूलता, रोचकता तथा प्रभावशीलता को बनाए रखते हैं। उनकी रचना शैली में चित्रात्मकता, भावात्मकता के साथ दृष्टांतों का सुंदर मेल है। यानी कि दृष्टांत का तात्पर्य यहाँ पर होता है किसी भी चीज को वो ऐसा प्रस्तुत करते हैं जैसे लगता है हमारे सामने वो जीवित हो, या कोई भी ऐसा घटना घटी हो, कुछ हो, तो वो शब्दों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वो जो भी घटना होती है हमारे सामने सजीव हो उठती है। इसको हम सही अगर उसको हम बोले तो इसको सजीव चित्रण भी कहते हैं।
उदाहरण के रूप में दिए गए संस्कृत श्लोक उनके संस्कृत ज्ञान का परिचय देते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग व्यास जी की रचनाओं में हुआ है। सामान्य बोलचाल के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है, यानी कि उन्होंने, जहां वो संस्कृत के इतने अच्छे वेदता थे क्योंकि उन्होंने संस्कृत सीखी थी, तो उनका, आपको उनकी संस्कृत का जो परिचय है वो बीच बीच में उनकी कृतियों में हमें श्लोक के रूप में मिल जाता है। लेकिन हिंदी में भी वो ज़्यादा क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ही सरल और सहज और जो नॉर्मल हम बोलचाल की भाषा लेते हैं वो उनका इस्तेमाल किया जाता था। उर्दू शब्दों का प्रयोग भी बहुतायत में हुआ है। हिंदी साहित्य में ब्रजमोहन व्यास ने कई रचनाओं का अनुवाद किया तथा आत्मकथा और जीवनी भी लिखी। एक महान साहित्यकार के रूप में ब्रजमोहन व्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये हो गई उनकी भाषा शैली की विशेषताएं। अब हम आ जाते हैं, अब हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी चैप्टर से हमारे सामने कुछ गद्यांश रखे जाएंगे, उन गद्यांशों को हम पढ़ेंगे और उनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। तो पहला जो ये गद्यांश रखा गया है ये हमसे पूछा गया है सन 2019 में। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मैं संग्रह करता हूं, आशिक नहीं, यही अंतर मुझ में और भाई कृष्णदास में है। मैं संग्रह करता भी, वे संग्रह करता भी हैं और आशिक भी। संग्रह कर लेने और उसे प्रयाग संग्रहालय में डाल देने के बाद मेरा सुख समाप्त हो जाता है। भाई कृष्णदास संग्रह करने के बाद भी चीजों को बार बार हर पहलू से देखकर उसके सुख सागर में डूबते उतरते रहते हैं। यदि संग्रह करता आशिक भी हुआ तो भगवान ही उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने भाई कृष्णदास और अपने बारे में बताया है कि किस तरीके से उनमें और क्या कहते हैं उनके भाई में अंतर है। अब इसकी संदर्भ हम पहले लिखेंगे, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। तो जब भी सप्रसंग व्याख्या आएगी तो सिर्फ प्रसंग और व्याख्या नहीं करिएगा, यहाँ पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों ही चीजें हमें करनी होती हैं। संदर्भ देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कच्चा चिट्ठा पाठ से उद्धत है। यह रचना प्रसिद्ध निबंधकार ब्रजमोहन व्यास की है। अब आते हैं प्रसंग। इस गद्यांश में लेखक ने अपनी तथा संग्रहकर्ता कृष्णदास की तुलना की है। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देखिए क्या है, लेखक अपने बारे में बताता है कि वह वस्तुओं का संग्रह अवश्य करता है लेकिन उसका दीवाना नहीं है। भाई कृष्णदास वस्तुओं के संग्रहकर्ता और आशिक दोनों हैं, यही अंतर हम दोनों में है। लेखक वस्तुओं को इकट्ठा करता है और उसे प्रयाग के संग्रहालय में रखने के बाद उन्हें भूल जाता है। तो ये चीज उन्होंने बताई कि भाई और उनमें किस चीज का अंतर है। उनकी इच्छा या लगाव समाप्त हो जाता है, जबकि भाई कृष्णदास का स्वभाव इसके विपरीत है। मतलब उन्होंने संग्रह किया और उसे पुस्तकालय में दे दिया, संग्रहालय में दे दिया और उनका मोह खत्म हो जाता। लेकिन कृष्णदास जी का ऐसा नहीं होता है। वे वस्तुओं का संग्रह करते हैं और उसके प्रत्येक पहलू को देखते परखते हैं। संग्रह किया, फिर ये चीज कैसी है, क्या है, या किसी और से कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें उसके सुख सागर में डूब जाते हैं। यह स्थिति दीवानगी के स्तर तक पहुंच जाती है। लेखक अंत में टिप्पणी करता है कि यदि संग्रह करने वाला आशिक हो जाए तो उसकी रक्षा भगवान ही कर सकता है। अर्थात ऐसे संग्रहकर्ता के मन में संग्रह की गई वस्तुओं के महत्व को देखते हुए रुपये पैसे का भी ध्यान आता है। ऐसे में हो सकता है कि वह आगे चलकर यानी कि भविष्य में व्यापार करने लगे, अतः ऐसे में भगवान ही उसकी रक्षा कर सकता है। अब क्या होगा, जैसे हमने कोई चीज़ कलेक्ट करी, अब हम कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ तक, किसी को देने के लिए। हमने कलेक्ट करी और उसको दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, हमारी जो जिम्मेदारी थी वो खत्म हो गई और हम रिलैक्स हो गए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने वो चीज़ कलेक्ट करी और उसके हर पहलू के बारे में देखा कि अरे भाई इसकी क्या कॉस्ट है, कैसा है, इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, सब कुछ हमने अगर पता किया तो हमारे मन में एक मोह उत्पन्न होने लगता है, एक लालच उत्पन्न होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं उस चीज़ से अर्निंग करने के बारे में सोचने लगूंगी, है ना। तो क्या होगा, हमको ये वैल्यूएशन नहीं करना है, यानी कलेक्ट करने के बाद उसका वैल्यूएशन नहीं करना है, उसको जांचना परखना नहीं है, जिसके लिए लिए हम उसको दे देना चाहिए। क्योंकि नहीं तो भविष्य में हम लालची होकर उस जो चीज़ दूसरों के लिए कलेक्ट कर रहे हैं उसके से हम संबंधित व्यापार करने लगेंगे। अब दूसरा गद्यांश आता है हमारे सामने, ये हमसे पूछा गया है सन 2014 और 13 में। मैं तो केवल निमित्त मात्र था, अरुण के पीछे सूर्य था, मैंने पुत्र को जन्म दिया,
उसका लालन पालन किया, बड़ा हो जाने पर उसके रहने के लिए विशाल भवन बनवा दिया, उसमें उसका गृह प्रवेश करा दिया, उसके संरक्षण एवं परिवर्धन के लिए एक सुयोग्य अभिभावक डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया और फिर मैंने संन्यास ले लिया। तो किस तरीके से उन्होंने बताया कि अपने बेटे के लिए उन्होंने क्या क्या चीज बताई। अब संदर्भ वही चीज रहेगी, संदर्भ तो वही है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित कच्चा चिट्ठा पाठ से उद्धत है। यह रचना प्रसिद्ध निबंधकार ब्रजमोहन व्यास की है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने प्रयाग संग्रहालय के निर्माण में स्वयं को एक कार्यवाहक के रूप में प्रदर्शित किया है। मतलब क्या है, यहाँ ने उन्होंने अपने संग्रहालय को एक बेटे के तौर पर बताया है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज अगर हमने उस चीज को शुरू किया है तो वो हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह ही होता है। तो जो उन्होंने संग्रहालय बनाया वो क्या था, वो उनके बच्चों की तरह ही था। देखिए क्या लेखक कहता है, इस संग्रहालय के निर्माण में वह केवल एक कार्यवाहक या कारण मात्र था, जबकि वास्तविक श्रेय तो उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिन्होंने इस संग्रहालय के निर्माण में सहयोग प्रदान किया, वह जिन्होंने अपनी संग्रहित वस्तुएं इस संग्रहालय को दी। अब ठीक है, मैंने तो निर्माण कर दिया, अब इसमें जो चीजें इसको संग्रहालय बनाती हैं वो चीजें तो किसी और ने दी, किसी और ने लाकर यहाँ रखी। तो ये संग्रहालय बना कैसे, उन व्यक्तियों के द्वारा बना। मैंने तो भवन का निर्माण करा दिया और कहा लोगों से भाई आके रखिए, अगर वो सामान ना रखते तो शायद ये संग्रहालय बनता नहीं। इसलिए इस संग्रहालय को संग्रहालय बनाने का श्रेय मेरा नहीं, उन व्यक्तियों का है जिन्होंने अपनी वस्तुएं इन संग्रहालय को दान में दी। लेखक कहता है, उसने एक पिता की भांति संग्रहालय रूपी पुत्र को जन्म दिया, मृण मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख इत्यादि से उसका लालन पालन किया। वह अत्यधिक वस्तुओं के संग्रहित हो जाने पर उनकी आवश्यकता अनुसार एक विशाल भवन का निर्माण करवाकर उसमें उनका गृह प्रवेश करवा दिया। कहने का तात्पर्य क्या था कि भाई मैंने जो है ना एक पुत्र के मानद जो है चीजों को कलेक्ट किया, भवन बनाया और उसमें वो सारी चीजें रखवा दी। लेखक कहता है, उसने अपने पुत्र के समान संग्रहालय के लिए उचित एवं योग्य अभिभावक के रूप में डॉक्टर सतीश चंद्र काला का चयन भी कर दिया कि भाई अब उसका संरक्षण कौन करेगा, तो उसके लिए उन्होंने डॉक्टर सतीश चंद्र काला को नियुक्त कर दिया, जो उसका संरक्षण एवं उसका सम्यक विकास करने में पूर्णतः समर्थ रहे। संग्रहालय के लिए उनका चयन करने के उपरांत संग्रहालय के प्रति निश्चिंत होकर मैंने संन्यास ले लिया। तो किस तरीके से मैंने जब काला साहब को नियुक्त कर दिया, सतीश चंद्र काला को, फिर उसके बाद में संग्रहालय को लेकर निश्चिंत हो गया कि अब वो सही हाथों में है और मैंने उससे संन्यास ले लिया। अब मेरी क्या है, संग्रहालय के प्रति ना कोई कर्तव्य थे ना ही कोई उत्तरदायित्व थे। अब मैं वहां से पूरी तरह से फ्री हो चुका था। अब हम आ जाते हैं पाठ आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, यानी कि संपूर्ण पाठ आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, मैं कहीं जाता हूं तो छूछे हाथ नहीं लौटता। ये से क्या तात्पर्य है? लेखक कौसाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाया था। तो यहाँ पर लेखक का कहने मतलब है छूछे हाथ मतलब खाली हाथ नहीं लौटता, कुछ ना कुछ हाथ लेकर ही लौटता हूं। तो अब कौसाम्बी गए थे तो क्या लेकर लौटे थे, ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। तो देखिए क्या है, लेखक का इस पंक्ति से तात्पर्य है कि वह जब भी कहीं जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी अनुभवी दृष्टि उसके संग्रहालय के लिए कुछ न कुछ अवश्य ढूंढ लेती है। लेखक कौसाम्बी से लौटते समय अपने साथ चतुर्मुखी शिव मूर्ति के साथ कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, सिक्के और मनके भी लाया। दूसरी बार जब वह कौसाम्बी गया तो वहां से बोधिसत्व की लाल पत्थर की 8 फुट ऊंची मूर्ति लाया, जिसका सिर खंडित था। अतः इस बार वह अपने साथ वहां से ऐतिहासिक महत्व की मूर्ति लाया था। तो 2 बार कौसाम्बी गए और दोनों बार वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें लेकर आए थे जो हमारे इतिहास से संबंधित थे। दूसरा प्रश्न है, कच्चा चिट्ठा पाठ के आधार पर प्रयाग संग्रहालय को ब्रजमोहन दास के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, जो प्रयाग संग्रहालय है वो एक तरीके से, प्रयाग मतलब इलाहाबाद जो बोला जाता था। तो अब क्या हुआ, उसका निर्माण का श्रेय ही जो है ब्रजमोहन जी पर जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर जो है ला कर इकट्ठा कर दिया था। तो अब यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न हमसे 2015 और 14 में पूछा गया। अब वो उन्होंने क्या क्या चीज़ें लाई हैं वो पाठ के आधार पर आप सभी यहाँ पर लिख दोगे। बहुत सारी चीज़ें दी हैं। देखिए क्या है, ब्रजमोहन दास की सबसे बड़ी देन इलाहाबाद का विशाल और प्रसिद्ध संग्रहालय है, जिसमें 2000 पाषाण मूर्तियाँ, 5-6 हजार मृण मूर्तियाँ,
कनिष्क के राज्य काल की प्राचीनतम बौद्ध मूर्ति, खजुराहो की चंदेल प्रतिमाएं, सैकड़ों रंगीन चित्रों का संग्रह आदि शामिल है। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अरबी फारसी के 14,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संकलन इसी संग्रहालय के लिए किया। पंडित नेहरू को मिले मानपत्र चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय की धरोहर मानी जाती है। सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, क्वांटिटी में आप देखिए 2000, 5 से 6,000 मूर्तियाँ, और इतनी पुरानी यानी कि कनिष्क काल के समय की मूर्तियाँ, ऐसी मूर्तियाँ जो बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल होती हैं, उनको कलेक्ट कर करके उन्होंने लाकर इस संग्रहालय में एकत्र करी है। तो इस तरीके से इस पार्ट से पिछले 10 सालों में बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन इस पार्ट में ऐसा बहुत कुछ है जो आपको लर्न करने वाला है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हैं उनके नाम, लोगों के नाम हैं, सन हैं, प्रतिमाएं हैं, जो चीज़ें हैं उन्होंने कैसे कलेक्ट करी हैं, तो उसके लिए आपको पार्ट पूरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हमें नहीं पता रहता। तो बहुत सावधानी पूर्वक इसको पढ़िएगा। तो अभी इसके बाद वाला चैप्टर अभी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं, फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।